बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें डीडी न्यूज लगातार सुबह से ही आपके लिए लेकर आ रहा है सटीक आंकड़े और इस वक्त की क्या है चुनावी तस्वीर, परिणाम और नतीजे और रुझान क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, ये आंकड़े लेकर हम भी हाजिर हैं आपके सामने। क्योंकि इस वक्त बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां से बड़े उलटफेर की खबरें आ रही हैं, लेकिन 3 राज्य ऐसे जहां से भाजपा क्लीन स्वीप करती भी नजर आ रही है। लेकिन एनडीए को बहुमत मिल रहा है, ये बात भी स्पष्ट है। क्या रहेंगे आगे के परिणाम और रुझान, हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है हरेंद्र प्रताप। शुक्रिया ममता। नमस्कार दर्शकों, निश्चित तौर से डीडी न्यूज पर सबसे विश्वसनीय और सटीक आंकड़े हम सुबह से लगातार जैसे ही मतगणना शुरू हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका सटीक विश्लेषण भी लगातार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 300 सीटों के आसपास एनडीए अपनी सरकार बनाता नजर आ रहा है और अपनी दम पर बीजेपी सरकार बनाए उस 272 के जादुई आंकड़े से थोड़ा पीछे नजर आ रही है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो बड़े राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल है, महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल है, वहां से एक तरीके से बिखरा हुआ जनादेश दोनों गठबंधन के हक में जाता दिखाई पड़ रहा है। इस लिहाज से अपने आप में तस्वीर उस तरीके की नहीं है जैसी एग्जिट पोल में दिखाई जा रही थी। लेकिन मौजूदा समय के जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं उसके बारे में हम लगातार विस्तार से बात भी करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त सुर्खियों पर डालते हैं नजर। देश की 18वीं लोकसभा के लिए वोटों की गिनती जारी। फिलहाल सभी सीटों के रुझान में तीसरी बार भी बनती दिख रही है एनडीए की सरकार। इंडी गठबंधन 200 के पार। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजीव चंद्रशेखर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया को बढ़त। लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे, मेनका गांधी और अनुप्रिया पटेल भी पीछे। पीएम मोदी के साउथ मिशन ने गहरा किया कमल का रंग। केरल में खुल रहा है बीजेपी का खाता। तेलंगाना में 8 सीट पर आगे। कर्नाटक और आंध्र में भी सहयोगी दल के साथ बीजेपी को फायदा। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए का कमजोर प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी को 34 सीट पर बढ़त। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से आगे। महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा में भी चौंकाने वाले रुझान। रुझानों में मध्य प्रदेश और दिल्ली में क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। गुजरात में 5 सीट पर बढ़त। केजरीवाल के जेल से बाहर आने का नहीं हुआ फायदा। कांग्रेस का भी हाथ खाली। करीब 1 लाख वोट के साथ इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा ने बनाया नया रिकॉर्ड। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी बाकी उम्मीदवारों से आगे। ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी तस्वीर है ममता, और निश्चित तौर से लगभग 296 सीटों के साथ एनडीए अपनी स्पष्ट सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं 228 के साथ इंडिया गठबंधन भी दमदार टक्कर देकर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में इस वक्त की अगर हम खबर की बात करें तो बड़ी खबर विभिन्न राज्यों से आ रही है। लेकिन इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने रखते हुए जिसमें हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है 18वीं लोकसभा के लिए, इस बार की लोकसभा की तस्वीर पिछली बार से बदली हुई। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। केंद्र में एनडीए की ही तीसरी बार सरकार बनेगी, ये इस वक्त के रुझान स्पष्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि 294 सीट पर एनडीए आगे है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इंडी गठबंधन भी करीब 230 सीटों पर आगे है। यानी इंडी गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। और बहुत बड़े राज्य, खासकर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कड़ी टक्कर देता हुआ इंडी गठबंधन, लेकिन महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी महायुति को टक्कर दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के साउथ मिशन से जरूर बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है।
और केरल में खुल सकता है बीजेपी का खाता। तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक में बीजेपी को फायदा फिलहाल अभी के आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मिशन साउथ को लेकर लगातार जो प्रयास था बीजेपी का, वो स्थिति दिखाई पड़ रही। 4 राज्यों में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती हुई बीजेपी। इन 4 राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल, उत्तराखंड और इसके अलावा मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। बिहार में जेडीयू में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी धसक के साथ मौजूदगी दिखाई है, तो अपने आप में बिहार क्षेत्रीय दल भले ही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी के नाते बड़ा प्रदर्शन किया उन्होंने। बिहार में आरजेडी का बेहतर प्रदर्शन 2019 के मुकाबले इस बार दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन, क्योंकि एक बड़ी छलांग सपा ने लगाई है। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला के जो चुनाव लड़ा है, और इंदौर में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि वहां पे नोटा को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। एक ऐसा चेहरा जो अपने आप में है ही नहीं। नोटा ने पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में अपने पदार्पण के बाद से नया रिकॉर्ड बनाया। 1 लाख के ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और ये दिखाता है कि अपने आप में जागरूक मतदाता कई प्रकार से अपना जो मत दिखाते हैं, जनादेश देते हैं, उसके विविध रंग दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के शंकर लालवानी सबसे आगे, हालांकि इंदौर में चल रहे हैं, नोटा से भी आगे हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज्यादा नोटा के वोट पड़ना ये दिखाता है अपने आप में किस प्रकार की स्थिति है। शंकर लालवानी को करीब 5.5 लाख वोट मिले हैं, और उसकी वजह से वो एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इंदौर में दूसरे नंबर पर नोटा है। पहले पर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत रहे हैं, दूसरे नंबर पर नोटा है। तो ये दिखाता है 1 लाख से ज्यादा वोट मिलना देश में बदलते, परिपक्व होते लोकतंत्र की एक इबारत को दिखाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने हमने रखी हैं, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनावों ने जो अलग तस्वीर रखी है, उसमें एक हीरो की तरह एक ही सीट पर सही लेकिन उभरता नजर आ रहा है नोटा। तो आइए अब देख लेते हैं वो भी सीट जिन पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार पूरे देश की बात करें तो बहुत सी सीटों पर आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी जिन सीटों पर दोनों के बीच सीधी टक्कर है, उसमें बीजेपी 141 सीटों पर आगे दिख रही है, और कांग्रेस 198 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। रुझान दिखाते हैं कि भाजपा इनमें से 140 पर आगे है और कांग्रेस 55, जिसका मतलब यह भी है कि अगर इंडी गठबंधन पूरे देश में 230 के लगभग सीटों पर रुझान दिखा रहा है, तो जो अन्य दल हैं जो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर में भाजपा ने बाजी मारी है, जिसमें 140 सीटों पर आगे हैं। हालांकि 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और भाजपा 35 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जहां वो कांग्रेस से सीधी टक्कर कर रही है। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाता है कि जहां सीधी टक्कर है वहां बहुत आगे कांग्रेस से है बीजेपी, लेकिन उसके बाद भी पिछले बार का प्रदर्शन दोहराती हुई बीजेपी इस बार नजर नहीं आ रही है। क्या बड़े कारण हैं, इसको समझने और विश्लेषण करने की भी जरूरत है, और इस बात पे हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन ये 2019 और 2024 की तस्वीर भी देख लीजिए। एनडीए उस वक्त 2019 में 351 पे था, जो इस वक्त 295 पे अभी खड़ा नजर आ रहा है, और 91 सीटों के साथ में इंडिया गठबंधन था, जो इस वक्त 229 की छलांग के साथ अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, जबकि अदर्स 101 पे थे, जो कि बहुत घटकर 19 रह गए हैं। तो ये जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है, अदर्स से बढ़ के इंडिया में आया, वहीं बीजेपी से जो कमतर हुआ है वो जुड़ता नजर आ रहा है इंडिया अलायंस के साथ में। और इस वक्त 543 में से सभी सीटों के नतीजे और रुझान आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा आनंद विजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये तस्वीरों के माध्यम से ममता हम लगातार इन चीजों को दिखा रहे हैं। अवधेश जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 400 पार का नारा और उस तक ना पहुंच पाना फिलहाल अभी अपने आप में दिखा रहा है कि ये अपने आप में वो स्थिति नहीं जो बीजेपी और एनडीए ने अपने लिए तय किया था। निश्चित रूप से जो सच है उसको स्वीकार करने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी मूल्यांकन कर रही होगी, खासकर कुछ राज्यों में जितनी जबरदस्त टक्कर चल रही है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ तक कि दिल्ली है, राजस्थान की कुछ सीटें हैं, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उसमें जितनी जबरदस्त टक्कर चल रही, बिहार है, उसकी उम्मीद तो नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जाहिर है जब कुछ हुआ है तो इसके कारण हैं जी। हालांकि वो कारण वही नहीं है जो इस समय INDIA के घटक बता रहे हैं। वो जो कारण दे रहे हैं उनमें ज्यादातर वही हैं जो पहले से भाजपा, संघ और बाकी विरोधी हैं उन पर लागू होते हैं। कुछ कारण जरूर वो बता रहे हैं। मूल कारण जो इस समय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कारणों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रही है। तो वो कारण क्या थे?
देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो वातावरण बना था, देश में अभूतपूर्व वातावरण बना था, 10.5 लाख के करीब कार्यक्रम हुए थे। उस वातावरण को आगे बढ़ाने का चुनाव में कोई प्रयास बीजेपी का नहीं दिखा है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जातीय कारक तभी कमजोर होता है जब हिंदुत्व और उससे जुड़े मुद्दे प्रबल रूप से आते हैं। उसकी बजाय जो 30-40 दिनों तक आप देखेंगे, आपका अपना भी टेलीविजन, देश में पूरी नैरेटिव, पूरे बहस किस विषय पर होती रही, जो जो सरकार स्टेप लेती रही उसके आगे वो सब विषय आते रहे। अब चौधरी चरण सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे कुछ हस्ती सोच रही होगी कि इनको भी महत्व मिले, क्योंकि अभी तक सत्ता ने नहीं दिया। लेकिन उनके आने के साथ ही जो उनका मुख्य योगदान था जाति आरक्षण, वो ऐसा ऊपर उठा कि उसमें चुनाव का निकलना उससे बाहर कठिन हो गया। है कि जातिवाद बनाम ये एक कारण। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी। फिलहाल हमारे डेटा सेंटर में अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग राज्यों में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, अजय एक बार रखिए हमारे सामने। जनादेश की तो आप बात कर रहे हो, जनादेश के डेटा सेंटर में इस वक्त मैं हूं, जहां पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। लेकिन डेटा सेंटर, ये जो आंकड़ों के जरिए क्या कुछ तस्वीर निकल करके आती है, क्या बीजेपी ने कुछ राज्यों में ओवर एस्टिमेट किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों की स्थिति है। विनोद जी, ये जो बड़ी तस्वीर है वो कहानी क्या है, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं। अजय जी, मैं कहूँ कि अभी पिक्चर बाकी है, और जब पिक्चर बाकी है अगर कहते हैं तो उसमें आप देखिए कि एक तस्वीर तो साफ है कि एनडीए अपने दम पे सरकार बनाने जा रही है, ये बात तय है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये भी तय है। अब जब ये टैली की बात आप देखते हैं, उस टैली में ये आपको देखने की ज़रूरत है, जो एक्सपेक्ट बीजेपी यूपी में कर रही थी, जो एक्सपेक्ट बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही थी, जो एक्सपेक्ट बीजेपी पश्चिम बंगाल में कर रही थी, क्या वो एक्सपेक्टेशन पे है? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल नहीं है। तो सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण देख लें कि महाराष्ट्र में जो लड़ाई थी कि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, तो इस मामले में महायुति जो थी बीजेपी के एलाइज में शिवसेना शिंदे और अजित पवार एनसीपी, तो ये दोनों गठबंधन में वहां पे नहीं चले। उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जिस पर सभी की निगाहें थी, राम जन्मभूमि का मुद्दा था जो ऐसा लग रहा था कि स्वीप कर जाएगा, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पिछले टैली से 2019 के नंबर से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अभी आप आंकड़े देखो तो सपा लीड लेती हुई नजर आ रही, कम से कम 37 सीटों पर। अच्छा जी, मैं अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो टैली है उसमें कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला है। राम मंदिर का मुद्दा चला है, पीएम मोदी चले हैं, इसलिए आप बीजेपी रूल्ड जितने भी स्टेट हैं जहां डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी का फाइट है, राजस्थान को छोड़ के आप देखें कि सब जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। और अगर ये बीजेपी का क्लीन स्वीप है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला है। सवाल ये है कि अयोध्या में लल्लू सिंह हारते हैं, अगर पीछे हैं तो सीधे सीधी बात है वो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, वो लल्लू सिंह का मुद्दा है। तो ये कैंडिडेट वाइज में अगर आप देखें कि कई कैंडिडेट जो तीसरी बार वहां पे इलेक्शन में गए थे, सबसे ज्यादा अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो वो कैंडिडेट को लेके था। ये कैंडिडेट को लेके यूपी में था, ये कैंडिडेट को आप जो बात कर रहे हैं और जो विनोद जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लौटेंगे आपके पास में, हम रुक करते हैं जरा ऋषि, हमारे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ऋषि का रुक करते हैं। ऋषि, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए या इंडिया गठबंधन के लिहाज से बात की जाए तो अपने आप में एक बेहतर स्थिति में, क्योंकि पिछले प्रदर्शन से कहा जाए बहुत बेहतर स्थिति में है, किस प्रकार की रणनीति के साथ में है? क्योंकि कल से लगातार कांग्रेस के नेताओं और उनके माध्यम से ये कहा गया था कि आप डटे रहिएगा, किसी भी तरीके से जीतने तक डटे रहिएगा, तो उन सबके रणनीति के आधार पर किस प्रकार की इस वक्त रणनीति दिखाई पड़ रही है वहां पे? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो मैं यहाँ कांग्रेस दफ्तर में करीब 10 साल बाद, यानी कि 1 दशक के बाद ऐसा माहौल देख रहा हूँ कि कांग्रेसियों में कुछ उत्साह दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए ये जो परिणाम है, खासतौर से जो रुझान है, रुझान से आगे बढ़ते हुए परिणाम है, उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी के तौर पर है, क्योंकि जो स्थिति अब तक कांग्रेस की रही है 2 चुनावों में, जिसमें वो मुख्य विपक्षी पार्टी तक नहीं बन पाए, उसके बाद अब जो स्थिति बन रही है उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें जागने लगी हैं। हालांकि अभी भी एनडीए अपनी सरकार बनाते हुए रुझानों में दिख रहा है और उनके पास पर्याप्त बहुमत का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जो अपनी स्थिति को सुधारा है उससे निश्चित तौर से कांग्रेसियों में उत्साह है और उनकी रणनीति मूलतः यही है कि किस तरीके से अगर कोई जुगाड़ बने तो कैसे सरकार में शामिल हुआ जाए या सरकार बनाई जाए। अभी यहाँ पर जो तमाम नेताओं से हमारी कुछ बात हुई है, उनकी उम्मीदें यही है कि ये जो रुझान है
उनकी तरफ अगर बढ़े हैं तो शायद और ज़्यादा बढ़ेंगे, ये उन्हें ऐसा लगता है जी। क्योंकि उनका कहना है कि हमारे लिए अगर कुछ सकारात्मक हो रहा है तो वो जो दिशा है सकारात्मक की दिशा की ओर ही अगर आगे बढ़ती है तो वो सत्ता के करीब हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी आशंकाएं हैं ज़रूर उनके मन में अभी भी है, क्योंकि अभी कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मतगणना अभी 2 से 3 राउंड या 4 राउंड तक ही हो पाई है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है इसका आकलन लगातार हमें करते रहना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कांग्रेस के इतर जो उसके जो सहयोगी रहे, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने अब तक जो अपने रुझान दिए हैं वो एक तरीके से कांग्रेस को बहुत बड़ा बूस्टर प्रदान कर रहे हैं। बड़े नेताओं का मुख्यालय आना और इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी कोई जानकारी फिलहाल अभी मिल पा रही है? देखिए, ये गठबंधन की जो बैठक है उसकी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सुबुगाहट शुरू हो चुकी है और बड़े बड़े नेता यहाँ पर घूमते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर हम देखते थे कि बड़े नेता कमरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज वो खुले मैदान में धूप में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा सलमान खुर्शीद हैं और जो तमाम नेता हैं, प्रमोद तिवारी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर मीडिया से रूबरू होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस इसमें एक संभावना की तलाश में मुझे लगता है अभी से जुट गई है। हालांकि उनके लिए अभी भी कह सकते हैं कि जो उनका मील का पत्थर है वो बहुत दूर है, लेकिन सियासत में कहते हैं ना कि उम्मीदों का एक दौर होता है, अगर उम्मीद कोई जगती है तो वो उसको आगे बढ़ाने की जुगत में जुट जाते हैं। चलिए आप नजर बनाए रखें क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में लगातार रौनक बढ़ रही है, नजर बनाए रखें। फिलहाल सीधे रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां से नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिनी, तो इस बार भी क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने, अपेक्षित नतीजे जाहिर है, किस तरीके का माहौल है वहां? बिल्कुल ममता, हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है और चारों सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम अगर हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की बात करें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, तो वह 1 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। कंगना रनौत जो बहुत चर्चित चेहरा रहा पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, वे भी 50,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अगर हम सुरेश कश्यप की बात करें, शिमला संसदीय सीट की बात करें, तो लगभग यही आंकड़ा 50,000 की बढ़त वे भी बनाए हुए हैं। अगर हम राजीव भारद्वाज की बात करें, कांगड़ा सीट पर जहां वो आनंद शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज बढ़त बनाए हुए हैं और वे जो जीत का अंतर है या अभी फिलहाल उनका जो मत अंतर है वो 50,000 से ज्यादा का है। बिल्कुल, अपने आप में हिमाचल की चारों सीटों पर फिर से वही प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ में हमारे अन्य सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में। अनंत विजय जी, आपको लगता है कि अभी तक का जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उसकी बड़ी वजह क्या है? मतलब वो बड़े कारण फटाफट अगर गिनाए, विश्लेषण विस्तार से कर सकते हैं हम? अब मुझे लगता है कि जो आज की जो स्टोरी है वो 2 ही प्रदेश हैं, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा राजस्थान। एक जगह मतलब 40 के नीचे सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जगह राजस्थान में जहां 26 सीटें जीत रही थी वहां 11 सीटों का अभी नुकसान होता रुझानों में दिख रहा है जी। तो इन दोनों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से पीडीए के साथ अपनी जातियों की गोलबंदी की और प्लस जिस प्रकार से मुसलमान वोटरों ने एकमुश्त वोटिंग कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया, वो एक बड़ी स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि एमवाई का जो उनका समीकरण था उसमें दलित वोट को अपनी ओर खींचने में जो संविधान बचाने की, आरक्षण खत्म करने का जो एक नैरेटिव चलाया गया वो बहुत नीचे तक गया और मुझे लगता है कि उसका असर हुआ। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के नेतृत्व को थोड़ा सा दरकिनार किया गया, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी, तो जो क्षेत्रीय क्षत्रपों को हाशिए पर डालने की राजनीति है वो बहुत दिनों तक हालांकि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो वो उतना नहीं है, मतलब अलग राज्य में अलग मध्य प्रदेश। यहाँ पर विजय जी एक बार रुकना चाहेंगे, एक बार हम रुक करेंगे भाजपा मुख्यालय का, जहां से मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। मनजिंदर जी, सबसे पहले तो आपको ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि जिन राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ वो एक बात, लेकिन जो उत्तर के राज्यों में नुकसान हुआ, क्या ये कॉन्सोलेशन है बीजेपी के लिए कि दक्षिण के राज्यों में उसे बढ़त मिलती दिख रही है? केरल में खाता खुलना और
देखें तो पूर्वी भारत में ओडिशा में बेहतर होना, लेकिन साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ सरकार बनती दिख रही है इस वक्त भाजपा की। देखिए, मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, मैं देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, सारे वोटरों को बधाई देना चाहता हूं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक संपूर्ण पार्टी की और बड़ी है। हमारी पार्टी को पहले नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता था, फिर हिंदू बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, और अब आप देखिए, चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे ओडिशा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, हमने सब जगह पर सीटें भी पाई हैं और वोट बैंक में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, ये हिस्टोरिकल है। आपको याद रहे, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, कॉन्टिन्यूटली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। मनजिंदर जी, लेकिन जो संख्या अपेक्षित थी 400 पार, उसमें अभी बड़ा कमी दिख रही है। वो एक कमी कहां दिखाई पड़ रही है? उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा गढ़ है आपका, वहां पे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है इंडिया अलायंस ने, वो कमी क्यों रह गई है मनजिंदर जी? देखिए, मैं अभी उस पे इसलिए नहीं अभी कुछ बोल पाऊंगा क्योंकि अभी आंकड़े बिल्कुल नंबर सामने नहीं है। एक बार बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आ जाएंगे तो जरूर होगा, कहीं ना कोई कमी भी रह चुकी होगी। लेकिन एक बात आप समझिए, आप उसकी बजाय आज हमें यह समझने की जरूरत है कि देश के लोगों ने मैंडेट किस चीज को दिया है। देश के लोगों ने जो नफरत की राजनीति कर रहे थे, वो कह रहे थे संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, एससी रिजर्वेशन खत्म कर दी जाएगी, जो कह रहे थे खौफ और डर का माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल की हार हुई है। और जो भारत के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का नारा दिया था, जो देश को आगे बढ़ाने की बात की थी, जो विश्व मित्र बनाने की, विश्व बंधु बनाने की बात की थी, उसका लोगों ने उसको स्वीकारा है। मुझे लगता है कि आज हमें इस बात को ध्यान में करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्टोरिकली तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं मनजिंदर जी कि तीसरी बार एनडीए की ही सरकार केंद्र में बनती नजर आ रही है इस वक्त के रुझानों के हिसाब से। लेकिन मनजिंदर जी, यहाँ पर इस बात पर भी तो गौर करना बेहद जरूरी है कि जब हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा ने जो अपेक्षा की थी कि उनको सीटें आएंगी, उतनी तो नहीं आई, लेकिन विपक्षी गठबंधन को बहुत बेहतर सीटें आई हैं। ऐसे में जिस सोच के साथ, क्या आपको लगता है कि हिंदुत्ववाद कहीं उतना प्रभाव नहीं डाल सका? जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो संविधान बचाओ का नैरेटिव है वो ग्राउंड तक काम करता नजर आया। आपके खिलाफ, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा नैरेटिव है जिसे भाजपा गढ़ने में सफल नहीं हो पाई और विपक्षी गठबंधन गढ़ सका? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम सफल नहीं हो पाए। हाँ, इसमें जरूर है कि भ्रम फैलाया गया। उस भ्रम को जब प्रधानमंत्री जी ने जहां जाकर बताया लोगों में, तो लोग माने उस बात को। और यह संभव नहीं था कि प्रधानमंत्री जी देश के हर वोटर तक जाके व्यक्तिगत तौर पर बता पाते। लेकिन जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, जब जब प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देते थे तो लोग उसको मानते थे। जहां तक आपने हिंदुता की बात की है, देखिए, हमने कोई चुनाव हिंदुता पे नहीं लड़ा, आपको ये समझना पड़ेगा। हमने भारत को, विकसित भारत के लिए चुनाव लड़ा है। हमने भारत के गरीब को, 25 करोड़ गरीबों को जो गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उनके लिए चुनाव लड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया के एक नक्शे पे लाने के लिए चुनाव लड़ा है, ताकि कोई हिंदुता की बात थी। हाँ, कांग्रेस ने ये जरूर नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और उसके आगे इस तरह के उन्होंने कई जगह पे माहौल बनाने की कोशिश की। मनजिंदर जी, कांग्रेस से सारिका सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप जो कह रहे हैं उसका जरा एक बार उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सारिका जी, कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ गए। सारिका जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखती हैं, आपके गठबंधन ने, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 295 सरकार बनाने लायक आंकड़े उसको हासिल करते नजर नहीं आ रहे हैं, तो सरकार अभी भी बनती नहीं दिख रही है। सारिका जी, देखिए, सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सबका इस नए मैंडेट के लिए। मैं आप सबका, पूरे मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने इतने जोश से, इतने उमंग उत्साह से इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया। देखिए, अभी वक्त बहुत बाकी है क्योंकि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत क्लोज फाइट है। तो 5-6 बजे तक, जब तक अंतिम मुकाबले आएंगे, हम निश्चित रूप से बहुत आश्वस्त हैं कि हम जो अपना फिगर है उसको, जो 295 हम 2 दिन से बता रहे हैं, हम उस फिगर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी काफ़ी देर से सुन रही थी हिंदुत्व का मुद्दा, मोदी जी का मुद्दा। आप देखिए कि इस देश में इस चुनाव ने ये तय कर दिया है कि ये देश मोहब्बत, भाईचारे और प्रेम का देश है। इस देश को सिर्फ कुछ मुद्दों पर, सिर्फ कुछ जातियों के आधार पर, सिर्फ कुछ धर्मों के आधार पर आप बांट नहीं सकते हैं।
इस चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि इस देश में आज भी मुद्दा युवा है, इस देश में आज भी मुद्दा जवान है, इस देश में आज भी मुद्दा किसान है, इस देश में आज भी मुद्दा महिलाएं हैं। बहुत कोशिश की गई शुरू से लेकर आखिर तक के चुनाव में, जितने दिन विश्व इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास का ये दूसरा सबसे लंबा चलने वाला चुनाव रहा, जिसमें इतने लंबे समय तक इतनी भयंकर गर्मी में ऐसे बिल्कुल एडवर्स वेदर कंडीशंस के अंदर ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस देश के मतदाताओं का, इस देश के लोगों का, कि जिन्होंने एक मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम दिया है। जी, जनमत आपके पक्ष में आया है, लेकिन बहुमत से कम रहा है। ऐसे में सारिका जी, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो एक बिल्कुल बदली हुई रणनीति के साथ INDIA गठबंधन बना और कांग्रेस ने बहुत सेक्रीफाइस किया कि पहली बार सबसे कम सीटों पर लड़ी है कांग्रेस। क्या ये नतीजे, क्योंकि हमने अभी आंकड़ा सामने रखा कि जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होती है वहां पर भाजपा बहुत बेहतर कर रही है, 140 पर भाजपा तो 55 पर कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में क्या क्षेत्रीय दलों को अपनी जमीन देना, कहीं ये सोच भी कांग्रेस के भीतर आ सकती है, क्योंकि सरकार अभी नहीं बनती दिख रही इन रुझानों में? देखिए, बिल्कुल मैं बार बार यही बात आपको दोहरा रही हूँ। हमारे नेता जितने हैं, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, और भी जो क्षेत्रीय लीडर्स हमारे हैं, हम सब ने, और जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो इसके बनने के पीछे जो भावना रही, देखिए पिछले 10 सालों में इस देश ने जो झेला है, इस देश ने जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों से ये देश गुजरा है, क्योंकि कहीं भी अगर मणिपुर जल रहा है तो आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम राम को लाएंगे, राम बताइए किसका है, किसके राम है? क्या कोई एक धर्म के, एक पार्टी के राम है? सारिका जी, इन तमाम मसले और मुद्दों के बाद भी अभी भी आंकड़ों में कहीं ना कहीं एनडीए बहुत आगे है, सरकार बनाता दिख रहा है। मैं लौटूंगा आप मेहमानों के पास में, हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ में मौजूद है और आंचल के माध्यम से हम देश की एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस जगहों से किन के हिस्से में कौन से नतीजे आ रहे हैं। ओवर टू यू आंचल। शुक्रिया आयेंद्र, ममता। और साफ तौर पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक्स के जरिए रोचक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तर पूर्व भारत की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 25 सीटें हैं, उनके रुझान हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ एनडीए को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 3 का यहाँ नुकसान है। वहीं इंडी गठबंधन को 8, 3 की बढ़त, और अगर हम अदर्स का जिक्र करते हैं तो 3। और उत्तर पूर्व भारत की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, तो ये तमाम उसमें राज्य आने वाले, असम, मेघालय, ये वो मणिपुर राज्य हैं जिनमें एग्जिट पोल्स में ये बताया जा रहा था कि मिले जुले आंकड़े आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनडीए की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो योजनाएं, खासतौर पर कनेक्टिविटी के लिहाज से ये राज्य बेहद जरूरी हो जाते हैं। रुक करते हैं उत्तर भारत का। उत्तर भारत का अगर मैं जिक्र करूं, जिसको लगातार ये कहा जाता है सिरमौर है वो भारतीय राजनीति का, जिसमें एनडीए को 57 सीटें भले ही मिल रही हो, लेकिन ये अब मंथन करने का विषय हो जाएगा आरेंद्र की किस तरह से 39 सीटों का नुकसान भी है। और यहाँ पर बड़ा ये जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन खासतौर पे यूपी में किया गया, और उसका सीधा फायदा कई अहम सीटों पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम इंडी गठबंधन में 63 सीटें में 45 की बढ़त। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का जो फैसला ये लिया गया, खास तौर पर एसपी के साथ अलायंस करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हाथ को जो हाथ का साथ साइकिल के डंडे को मिला है, रफ्तार तेज होती हुई। अदर्स का यहाँ पर अगर हम देखें, तुलना करें तो 6 सीटों पर बढ़त जरूर है, लेकिन 6 सीटों का नुकसान। अभी 126 सीटें हैं अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं। और उत्तर भारत की राजनीति का अगर हम जिक्र करें तो सूबे का सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 80 सीटें हैं वहाँ से। और यहाँ पर इंडी गठबंधन की स्थिति अगर अभी कमोबेश जो हम देख पा रहे हैं वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी भारत का जब हम जिक्र करते हैं, जिसमें गुजरात को आप देख रहे हैं, उस लिहाज से आप देखिए कि एनडीए की स्थिति यहाँ मजबूत है। अगर हम गुजरात की बात करें, हालांकि ये पश्चिमी भारत के बारे में यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है, लेकिन हम मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से जब आप पश्चिमी भारत का जिक्र कर रहे हैं तो 58 सीटें जो हैं उस पर बढ़त बनी हुई है एनडीए की, लेकिन 39 सीटों का नुकसान है। यहाँ अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो पेनिट्रेट करने की पूरी कोशिश की गई, जहाँ 43 सीटें और 40 का फायदा। इसीलिए कैसे हम देख रहे हैं कि जब इंडी गठबंधन ने तमाम
पार्टियों के साथ गठबंधन किया। हालांकि उनके मैनिफेस्टो लगते, रणनीतियां लगती, नीतियां लगती, लेकिन ये गठबंधन जो है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, कहीं ना कहीं अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है कुछ उन राज्यों में, खास तौर पर जहां पर बीजेपी की पैठ है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 40 सीटों का ये जो उछाल है, 40 सीटों की जो बढ़त है, इस पर भी मंथन करना होगा बीजेपी को कि ये कहां से खिसकती हुई नजर आ रही हैं। रुख हम अलग अलग क्षेत्रवार राज्यों से भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त स्थिति है। दक्षिण भारत का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर 131 सीटें, जहां 51 सीटों का हम कह सकते हैं कि जो रुझान सामने, इसमें 17 पर बढ़त है। साउथ की अगर लिहाज से हम बात करें, खास तौर पर केरल में जहां खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन है। उस लिहाज से इंडी गठबंधन 73 सीटों पर इस वक्त रुझान, 10 का फायदा होता हुआ। मिशन साउथ के लिहाज से प्रधानमंत्री ने बहुत एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की थी, हमने देखा था, और उस लिहाज से कई जिन छोटे दल थे, जो छत्रप दल थे, उनके साथ गठबंधन फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आश्चर्यजनक नंबर तेलंगाना की अगर हम बात करें, खासतौर पे बीआरएस का जो जनाधार घटा, उसका फायदा मिलता हुआ। टीडीपी की अगर हम बात करें, चंद्रबाबू नायडू से जो दोस्ती की गई, जिसका अगर हम कहें एक उल्टा असर पड़ा, क्योंकि जो जगनमोहन रेड्डी थे वो शायद खुद भी रेडी नहीं होंगे इस तरह के परिणामों को लेकर, खासतौर पर जो इस वक्त हमारे सामने रुझान और नतीजे आ रहे हैं दक्षिण भारत को। अदर्स की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर ये स्थिति भी समझनी होगी, कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जनाधार घटता हुआ, देखिए 7 और 27 सीटों का यहाँ पर उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो दक्षिण भारत की जो स्थिति अगर हम देखें तो बहुत अहम यहाँ पर ये है कि दक्षिण भारत में जिसे लगातार एक तमगा देते थे कि भाई ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, जो शुरुआती रुझान हमारे सामने हैं और नतीजों को लेकर। वहीं रुक कर लेते हैं अब मध्य भारत की। यहाँ तो आप मैप के जरिए ही समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के पाले में 39 की 39 सीटें, 2 की यहाँ पर बढ़त है। छिंदवाड़ा की वो सीट जो पिछली बार अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटें बोल रहे थे, 1 का नुकसान था, वो भी बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और इंडी गठबंधन के पास 1 सीट, और ये वो जो अपना अब कहीं ना कहीं लगातार कोशिश बहुत थी इस बार इंडी गठबंधन की कि कैसे वो अपना जो वर्चस्व है वो दोबारा कायम करने की कोशिश करेगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर अदर्स के लिए भी कमोबेश स्थिति बिल्कुल साफ, कि सुपड़ा ही साफ है, खाता भी नहीं खोल पाए अगर हम जो अन्य प्रमुख दलों की हम बात करते हैं। तो उस लिहाज से हमने पूरे समूचा हम मैप के जरिए समझाने की कोशिश की कि किस तरह से तमाम भारत के जो ये अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर एनडीए, इंडी गठबंधन और जो तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उनका प्रदर्शन जो अभी तक के रुझान हमारे सामने हैं उस लिहाज से क्या है। क्योंकि सिकंदर कौन बनेगा इसका फैसला कुछ ही घंटों में क्लियर होगा, क्योंकि जो लंबी चुनावी प्रक्रिया चली थी उसका निर्णायक दिन आज है। तो जनता ही जनार्दन है और उसका जनादेश सर्वसम्मति से सबसे सुप्रीम। बैक टू आरेंद्र एंड ममता। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इन तमाम आंकड़ों को विस्तार से समझाने के लिए कि देश के किन किन हिस्सों से कहां से आंकड़े निकल के आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार भी, हमारे सहयोगी भी, उन सबसे विश्लेषण करता हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। जनादेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का, जहां से हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस से कब अपेक्षा की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया को संबोधित किया जाए? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बड़े नेता तो वहां पहुंच ही रहे हैं और मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं। देखिए ममता, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय उम्मीद के साए में बैठी हुई है। उसे लगता है कि कुछ और देर और इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो रियलिटी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। वनस्पत कार्यकर्ताओं को तो अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार बनी रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अभी भी एनडीए पूरी तरीके से अपनी सरकार बनाता हुआ दिख रहा है और जो ट्रेंड्स हैं वो पूरी तरीके से एनडीए के ही पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो वो अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में ज़्यादा हैं। और उन्होंने, लेकिन इतना ज़रूर उन्हें लग रहा है कि इस बार जो परिणाम, जो रुझान है, जो परिणाम में तब्दील होंगे
उससे पहले वो पूरा एक आकलन करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये परिणाम की ओर मामला आगे बढ़ेगा तब कोई भी स्थिति ऐसी ना हो जो उनके लिए विकट स्थिति में तब्दील हो जाए। इसलिए अभी मुझे लगता है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 3-4 बजे के आसपास ऋषि, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं, तो कम से कम वो जो बड़े मीटिंगों से पहले जो छोटी बैठकों का दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कांग्रेस के कई तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस दफ्तर में घूम रहे थे और उनका एक ही आशय था कि जो बड़े लीडरान हैं उनके साथ वो संपर्क और साथ के आगे की रणनीति पर विचार करें। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के अंदर इस समय एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और इस चीज पर जो भी उन्हें परिणाम की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपस में क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो मुलाकात है वो बेहद अहम है। इसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात होगी, तो पहले आपस में कांग्रेस के बड़े नेता चर्चाएं करेंगे, आपस में बातचीत करके उसके बाद जो परिस्थिति बनती है उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे। एंड जो INDIA गठबंधन है उसकी बैठक का, और मुझे लगता है कि कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वो इस पर कोई अपना वक्तव्य जारी करेंगे। चलिए ऋषि, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़े हुए हैं और पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त पहले आपके पास अवधेश जी आऊंगी, क्योंकि उसके बाद हम सारिका जी आपके पास आना चाहूंगी। लेकिन अवधेश जी, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र के आंकड़े आ रहे हैं, ये राज्य वो राज्य हैं जो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि राजतंत्र के ऊपर जनतंत्र हावी हो रहा है। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर तो नेता अपने स्तर पर अपने निर्णय लेते रहे, लेकिन जब जनता के दरबार में गए तो जनता ने कुछ अलग ही मत दिया। देखिए, राज्य के अनुसार भी इसका विश्लेषण चुनाव का होगा, राष्ट्रीय अनुसार भी होगा। लेकिन अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी कि भैया ये तो ऐसा हिंदुत्व तो नहीं चला और हम तो मोहब्बत की बात किए चले गए, तो और जगह भी दिखना चाहिए था। जहां शक्ति थी सब जगह तो ऐसी दिखी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव का पहले एक तथ्य हमेशा ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, वोट हालांकि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर उसका बराबर दिख रहा है, लेकिन अभी भी जहां वो 100 के आसपास के स्थानों पर जो मार्जिन है वो इतना कम है अभी के, कि अभी कहीं भी ऊपर नीचे जाने की संभावना इसकी बनी हुई है। एक दूसरा, जहां बीजेपी हारती भी दिख रही है वहां भी उसके वोट कायम, वोट काफी मिला है उसको, और तो वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है जैसा प्रचार किया जा रहा है। तो इसलिए महाराष्ट्र का जहां तक प्रश्न है, तो महाराष्ट्र इस समय भाजपा के लिए चुनौती बन गया था, क्योंकि जिस ढंग जब तक शिवसेना के साथ आए थे तो लोगों को लगा था कि भाई बीजेपी शिवसेना को विधानसभा में लोगों ने बहुमत दिया, उद्धव ठाकरे ने गलत किया, ले आए हैं। लेकिन एनसीपी को लाते ही स्थिति वहां बदल गई है। एनसीपी को लाने के साथ बीजेपी के अंदर भी समस्याएं पैदा हुई, वहां के लोगों ने भी अंदर से सवाल उठाने शुरू किए, और वो फिर स्थिति बदलने लगे कि एक बार आपने जिसको नेचुरल करप्ट पार्टी अगर कहा है और उसको साथ लेते हैं तो उसको फिर लोगों को समझाना कठिन होता है। और आप एक दिन पहले किसी को लाते हैं और दूसरे दिन वहां से राज्यसभा का सांसद बना देते हैं, तो वो फिर आपके समर्थकों कार्यकर्ताओं को भी स्वीकार नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट है। वो उत्तर प्रदेश में हुआ, RPN सिंह को एक ही दिन आपने राज्यसभा दिया है, तो हजारों ऐसे लोग होते हैं पार्टी में जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और सही भी होती है कि हम काम कर रहे हैं तो हम राज्यसभा में जाएं, विधान परिषद में जाएं, विधानसभा में जाएं, उनकी होती है। तो उन सबको निराशा होती है ऐसे से लेकर के, तो वो चीजें काम की है चारों ओर। और जो विपक्ष ने इस समय जो आप बता रहे हैं, एक झूठा नैरेटिव, ये सच है कि न बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही थी, न बीजेपी संविधान खत्म करने जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो बड़ा दलित मूवमेंट है जिसका एक प्रभाव है पूरे महाराष्ट्र में, और वहां से निकल के राजस्थान में भी उनका एक प्रभाव है, उस बीच ये नैरेटिव कैसे न कैसे घुसा। ये अवधेश जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, उसका असर हुआ वोट पर, ये दिखाई पड़ रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, अनंत विजय जी को शामिल करता हूं। अनंत जी, मैं उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में, क्योंकि जो वोट शेयर की बात अवधेश जी ने की, तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का वोट शेयर 39-40% के आसपास अभी दिखाई पड़ रहा है। ये अंतिम सेटल होना बाकी है। कांग्रेस 25-26% के आसपास है। यूपी के बरक्स अगर बात की जाए तो यूपी में बीजेपी अभी 42% के आसपास है, समाजवादी पार्टी 32% के आसपास है, कांग्रेस का 11% है, जो अगर इस पर जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में 43% होता है। बसपा बहुत नीचे 9% के आसपास आई है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है? बसपा का वोट शेयर खिसकना क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा, एक तरीके से डेंट हुआ?
उत्तर प्रदेश का बरस अनंत अब बसपा का वोट खिसकना, और अभी तो फाइनल फिगर आ जाएंगे तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि बसपा का वोट अगर उसके हाथ से छिटका तो गया कहां, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि और कांग्रेस पार्टी को वोट किसके मिले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट शेयर 2.5% था, और 2.5% से 11% पहुंचना, तो कहीं ना कहीं से उनको, जहां से उनके कैंडिडेट खड़े थे वहां अखिलेश यादव का वोट ट्रांसफर हुआ है, या मायावती के जो कोर वोट थे दलितों के, वो उनकी तरफ आए हैं। मुस्लिम्स ने एन ब्लॉक वोट किया INDI गठबंधन को, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उनको ये लग रहा था कि इस बार करो या मरो की नीति हमारे सामने है, तो इसको लेकर वो आगे चले। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा 100 सीटें ऐसी हैं जहां अभी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि बहुत कम का मार्जिन है, कहीं 4000, कहीं 1500, कहीं 3700। तो इसको थोड़ा एक डेढ़ घंटे में ये थोड़ा सेटल हो जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि अभी जैसे अमेठी की बात कर रहे हैं, तो अमेठी में 10-12 लाख वोटर हैं और वहां अभी मात्र 1.5 लाख की गिनती हुई है। तो ऐसी सीटों पर जो 8.5 लाख, कहीं आप ये भी मानेंगे कि ये रणनीतिक रूप से सपा बसपा ने अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरनगर की बात लीजिए, बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया ताकि सपा का वोट ना बटे। तो इस तरीके ये चीजें कई सीटों पर नजर आई है। तो क्या ये माने कि ये सीट दर सीट, ये जो सोच, रणनीतिक सोच थी, ये कहीं कारगर भी हुई जमीन पर? बिल्कुल हुई। और समाजवादी पार्टी ने जिस अच्छी तरीके से वोट मतलब अपने कैंडिडेट को प्लेस किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जो कि उनके पास अवसर था अच्छे कैंडिडेट को उतारने का। उनमें से अयोध्या एक है। लल्लू सिंह को वहां से टिकट देना भाजपा की भूल थी। कानपुर में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जैसे कानपुर में कोई जानता ही नहीं है। हालांकि कानपुर ऐसी भाजपा की 10 सीटों में से एक है जिसमें से किसी को भी खड़ा कर दीजिए तो वो जीत जाएगा। इसी तरह से श्रावस्ती में अचानक से आप एक ऐसे आदमी को ले आते हैं जो पहले MLC था और आपने उसको उठा के वहां सांसद का कैंडिडेट बना दिया। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो जो अवधेश जी अभी कह रहे थे नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, इस वक्त जाहिर है कि आपकी सरकार बन रही है। सबसे पहले इस बात की बधाई तो बनती है कि एक बार फिर तीसरी बार भाजपा की NDA की सरकार बनने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जाहिर है मंथन भी चल रहा होगा। इस वक्त तो बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम अन्य राज्यों की जहां पर अपेक्षित नतीजे नहीं आए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इन नतीजों को, इन रुझानों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को सर्वोपरि मानती है। जो भी हम पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल को लेकर रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच गए थे, और उन सारे पैरामीटर्स में देश के प्रगति को देखते हुए, आर्थिक स्ट्रेंथ को देखते हुए, भारत के जो पूरी ग्लोबल लेवल पे इमेज है उसको देखते हुए, भारत पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अनेक पैरामीटर्स बहुत अच्छी तरह से सरकार ने प्राप्त किए हैं, और वो आने वाले समय में उन चीज़ों को आगे ले जाके एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा करेगी। इस बात को लेके हम संकल्प के साथ जनता के पास गए थे। ये ठीक है कि कुछ अपोजिशन पार्टीज ने, खासकर कांग्रेस, और उनने ऐसे नैरेटिव्स खड़े करने की कोशिश की कि प्रजातंत्र खतरे में है, या फिर ये जो इलेक्शन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो निष्पक्ष नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। और कई ग्लोबल लेवल पे भी कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो भारत में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को तो नहीं देखना चाहते। तो उन सब के नैरेटिव्स में कई बार बरगलाने की कोशिश की है, लेकिन मैं फिर भी यह बात से बहुत खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति मोदी जी की ये तीसरी बार सरकार बनती है। हम लोगों ने इस इलेक्शन के पहले भी एक व्यापक रूप से सभी घटकों को साथ लेके आगे चलने का काम किया, समाज के हर वर्ग को सही स्थान से उसको, उसकी प्रगति में भागीदारी हो, उसको सुनिश्चित करने का काम किया, और जनता को उस चीज़ को सही तरीके से एनालिसिस करेगी। और हम आश्वस्त हैं कि अभी जैसे बता भी रहे हैं कि 100 से ऊपर सीटें जहाँ पे बहुत कम मार्जिन है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि
सरकार हमारी बनेगी, अच्छी बनेगी, मजबूत ठीक है, 100 से बनेगी कम और का जो मार्जिन है जो वो हम अपने हिस्से आप मोदी जोड़ जी रहे हैं का सर, क्योंकि संकल्प है, आप उसको आगे 300 के लेके एटे फिटे में एनडीए है और उससे 400 के आसपास आप बात कह रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास में, हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी कार्यालय से मौजूदगी है उनकी। राजेश, किस तरीके का मंथन इस वक्त भाजपा एनडीए के अंदर खाने, क्योंकि अपेक्षित नतीजे या रुझान अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या अभी इंतजार बाकी है या अभी से कुछ और रणनीति पे भी बातचीत हो रही है? राजेश। देखिए आर्येंद्र, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का सवाल है तो यहाँ पर हमारे पीछे जो पंडाल बनाए गए हैं उस पंडाल में तमाम जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो मीडिया से एक एक कर मुखातिब हो रहे हैं। तमाम खबरिया जो चैनल्स हैं उस पर वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक मंथन का दौर हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया होगा कि आखिर यह जो परिणाम हैं या फिर ये जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं वो क्या है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये अभी अंतिम परिणाम नहीं है, ये एक रुझान है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र या फिर बंगाल की बात करें या फिर अपेक्षाकृत बिहार की बात करें, इन तमाम राज्यों में जिस तरीके के रुझान सामने आए हैं ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें जो है वो खड़े करते हैं। और जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे, महाराष्ट्र के संदर्भ में उन्होंने कई तरह की बातें जो बताई कि तुरंत आने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में भेज देना या फिर बाहरी लोगों का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना या फिर तमाम तरह की जो कवायदे हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में एक विक्षोभ की स्थिति पैदा जरूर करता रहा है। अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो कभी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद कर रहा है, वह फॉर्मूला इस बार फिर कामयाब जो है होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार के संदर्भ में थोड़ा कम, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें आर्येंद्र, तो निश्चित तौर पर जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कभी डूब सा गया था वो संविधान और आरक्षण को बचाने के नाम पर एक बार फिर फ्लोर पर, सतह पर दिखाई पड़ रहा है। जी राजेश, और ये सोशल इंजीनियरिंग विभिन्न राज्यों में सामने आई है। नीतीश कुमार जैसे सहयोगी के होने की वजह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कुनबा है वो दुरुस्त दिखाई बिल्कुल। और राजेश, जो आप बात कह रहे हैं उसके बीजेपी के अगर बिहार के आंकड़ों की बात करें, इस वक्त जेडीयू 15 सीटों पर जीत चुकी है, बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 12 पर, और जो चिराग पासवान की एलजेपी है वो 5 सीटों पर, वहीं आरजेडी 4 पर सिमटती नजर आ रही है, लेफ्ट पार्टी भी 2 पर है और कांग्रेस के हिस्से में 1 जारी। तो यहाँ पर भी एनडीए बेहतर करता दिखाई पड़ रहा, 32 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। आरजेडी से बेहतर तो रामविलास पासवान की पार्टी, लेकिन भाजपा की तो 6 सीटें घट रही जी, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, एनडीए बेहतर कर रहा है और आरजेडी जो सबसे बड़ा एक वहां पे दावेदार है। देखिए सरदेश, मैं आता हूं क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद बहुत जल्द वापस आएंगे और बिहार की इस सियासी तस्वीर पर चर्चा करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ की 40 सीटें। छोटा से ब्रेक के लिए रुकते हैं। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है जनादेश में। लगातार डीडी न्यूज पे हम सटीक और स्पष्ट रुझान नतीजे आपको दिखा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से बिहार के नंबर से एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि जेडीयू 15 सीटों पर, बीजेपी 12 पर, एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर और आरजेडी 4 सीट पर है और लेफ्ट पार्टी 2 पर, कांग्रेस 1 पर। तो अपने आप में बीजेपी को नुकसान हुआ अपनी सीटों पर, लेकिन एनडीए फिलहाल वहां पर बेहतर करता दिखाई पड़ा, 19 के मुकाबले कमतर है। अवधेश जी, जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, ये बड़े बड़े कारण हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन लोगों के, कार्यकर्ताओं के असंतोष के बहुत सामान्य कारण होते हैं। बिहार में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, वो जो भाषा बोलते हैं वो भाजपा की भाषा नहीं है, कार्यकर्ताओं नेताओं को वो स्वीकार नहीं होता है, लोगों को भी लगता है कि कौन आदमी आ गया ऐसी भाषा बोलता है। उन्होंने जो 2 लोगों को राज्यसभा में भेजा वो बीजेपी के लोगों को ही ठीक से पता नहीं कि कौन आदमी है। तो आप अगर उनके अनुसार बहुत सारे टिकट दे दिए गए,
तो वो कार्यकर्ता उसको नहीं स्वीकार कर रहा था। ये समस्या थी। ये जेडीयू में भी समस्या थी, लेकिन जेडीयू सोशल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा इस बार सफल रही क्योंकि उसके वोट काटने का जो लालू यादव ने कोशिश किए थे उसमें बीजेपी वाले में तो वो सफल हो गए। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन है, बीजेपी के कार्यकर्ता निराश है। देखिए, कार्यकर्ता अगर आपका सक्रिय होता है तो नैरेटिव के खिलाफ वहां बहस करता है, सामने जाकर के आपका खंडन करता है, बीचों को चुनाव का प्रचार करता है। जब वो नहीं होगा तो आप किस मशीनरी से आप चुनाव जीतेंगे? ये बिहार में भी लागू हुआ है, ये यूपी में लागू हुआ है, सब जगह लागू हुआ है। बाहर से आए हुए 25% लोगों को तो देशव्यापी टिकट मिला है, और टिकट मिलने को लोग आसानी से नहीं पचा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को पद मिला जो उसके योग्य नहीं थे, योग्य लोग बाहर रहे। ये सब जाने पर पता चलता था, लोग विषय उठा रहे थे। अयोध्या में वहां बूथ पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनाव के पहले उसको आत्महत्या करना पड़ा क्योंकि वहां के थानेदार ने उसके खेत को दूसरे लोगों ने दखल कर लिया था, उसका समाधान नहीं हुआ, थानेदार ने उसको अपमानित किया था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर सामने आई है और उसके वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कोई वातावरण नहीं था। यार राजेश आज कुछ कहना चाहते हैं? जी राजेश, अपनी बात रखें। जी देखिए ममता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बिहार के संदर्भ में जो अवधेश जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शुरुआती दौर में ये लोगों को लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार का फेस वैल्यू कम हो चुका है या फिर उनके प्रत्याशियों की स्थिति बहुत नाजुक है। और मैंने बिहार में तकरीबन 40 दिन बिताए और 40 दिन के दौरान मैंने ये महसूस किया कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर थे और सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले में लेकिन वो फिट बैठते थे। नीतीश कुमार का फेस वैल्यू भी घटा, इसके बावजूद उन्होंने अपनी सीटें मेंटेन रखी, इसलिए कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने का मामला पंचायतों में और 35% सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण देने का उनका फैसला है, बेटियों को साइकिल, स्कूल में पोशाक देने का मसला, जो 2005 से 10 के बीच नीतीश कुमार ने जो काम किए, उनका काम आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। महिलाओं का जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत भी राजेश, जो हम चर्चा कर रहे थे वोटिंग में बिहार में महिलाओं ने ज्यादा जो वोटिंग की वो भी एक असर डाला। मैं आता हूं आपके पास में, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। बिहार के बरख से गोपाल जी अगर बात की जाए, आपको लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन कमतर रहा है, एनडीए का भी कमतर रहा, हालांकि अपने विरोधी के मुकाबले आप अभी भी बेहतर कर रहे हैं? गोपाल जी देखिए, बिहार जो कुछ जगहों पे बीजेपी की सीट कम होती हुई दिख रही है या हुई है, उसका एक मुख्य कारण कई तरीके के अलायंस होते हैं। लेकिन देखिए, जब कोई स्टेट्समैन की तरह काम करते हैं, एक तरीके से भारत के हित में काम करते हैं या कोई डिविजिव नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्ट टर्म गेन्स कुछ चीज़ों के हो जाते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करेंगे तो जनता इस बात को मान के चलती है। ये भी किसी से भी पूछ लेंगे, कहीं भी हम भी पूरे देश में घूमे हैं, सारा हर जो व्यक्ति था वो मोदी जी के लिए पूरी तरह से आश्वस्त था, मोदी जी के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। अब कुछ ऐसे नैरेटिव्स खड़े हो गए जिन लोगों ने सेटबैक दिया है, तो मुझे लगता है कि फिर भी अगर आप 2-3 चीज़ें अगर पॉजिटिव आउटकम के लिए हम बहुत अच्छी तरह से देखें तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इवन केरला है, ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड का एक बहुत बड़ा डिविजिव नैरेटिव चलाने का प्रयास अपोजिशन पार्टी ने कहा, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे है। प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो नैरेटिव्स की आप बात कर रहे हैं कि नैरेटिव्स ऐसे गढ़े गए जिनका प्रभाव दिखा, लेकिन वहीं जैसे कि बात की जा रही है कि कुछ और ऐसे निर्णयों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता जी, चाहे वो टिकट को लेकर हो। बीजेपी का इतना बड़ा आईटी सेल है, उस सोशल मीडिया पर नैरेटिव का मुकाबला क्यों नहीं कर सका? इसका भी तो बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस और बाकी सब आगे दिखाई दे रहे थे। आप एक पर पोस्ट डालिए, 20 अप पर हमले, 50 हमले शुरू हो जाते थे, तो क्यों नहीं हुआ है? तो सीखा ना, कांग्रेस ने बीजेपी से सीखा तो आप इस पर तो बीजेपी वाले विश्लेषण करना पड़ेगा ना। मैं लौटता हूं, हमारे सहयोगी बिल्कुल, हमारे सहयोगी बिल्कुल इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। जो गेम आपने शुरू किया उसमें आप कैसे पिछड़ गए? हमारे सहयोगी मुकुल हमारे साथ में मौजूद है। मुकुल, देश में इस वक्त के आंकड़ों की तस्वीर को क्षेत्रवार तरीके से, राज्यवार तरीके से समझाएंगे। मुकुल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल आर्यन, ममता, खासतौर से अगर बात की जाए, जैसा आपने कहा कि कई जो नैरेटिव हैं वो हमने देखे हैं, लेकिन खासतौर से अगर इन जो रुझान हमारे सामने हैं, जो अब धीरे धीरे नतीजों में भी बदलेंगे, इसमें खासतौर से अगर बात की जाए तो आपको मैं दिखाने की पहले यहाँ कोशिश करूँगा जो हमारी SC ST सीटें हैं उन पर जो किस तरीके से अभी फिलहाल जो रुझान है वो हमारे पास आ रहे हैं।
सबसे पहले हम इन सीटों का रुख करेंगे और इसमें यानी अनुसूचित जनजाति सीटों की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं बीजेपी जो है 28 सीटों पर हमें आगे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए 10 सीटों पर। कुल 47 ये सीटें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है वो अपना विश्वास जता रही है। जो पिछड़ा वर्ग की बातें करते थे या सामाजिक आर्थिक रूप से जहां पे जिस तरीके से विकास की बात कही गई, उसका असर फिलहाल हम इन सीटों पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ खासतौर से अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति सीटों की, तो ये 84 सीटें, और इन पर भी आप देख सकते हैं 84 में से बीजेपी जो है 29 सीटों पर फिलहाल हम देख सकते हैं आगे बनी हुई है। हालांकि थोड़ा सा नुकसान जरूर है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी पिछड़ी हुई है। 20 सीटें जरूर हैं, लेकिन बीजेपी से पीछे नजर आ रही है। तो ये नैरेटिव की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये सीटें इस तरह की काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ साथ अब खासतौर से आकांक्षी जिलों की अगर हम बात करें, वहां पे देखिए किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि लगातार यही कहा गया कि जब हम समाज में बात करते हैं तो एक समानता जो है वो होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक रूप से देश में विकास होना चाहिए। और उसी के तहत 2018 में जो हमारे आकांक्षी जिले हैं उनकी शुरुआत की गई थी, और उसमें आप देख सकते हैं जो 108 अगर रुझान हम देखें, बीजेपी 53, कांग्रेस की बात की जाए 21, जबकि जो अन्य हैं वो 34 पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी सीधे तौर पर जो जनता के हित की बात कही जाती थी, जो जनता जनार्दन है जिसने कहा था कि देश हित में, विकास के लिए, राष्ट्र हित में, वो तमाम कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वो सार्थक होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक भले ही ये रुझान हम कह रहे हैं, लेकिन रुझान उम्मीद यही है परिणामों में जल्द ही बदलते हुए नजर आएंगे, और तमाम अपडेट्स आपको लगातार हम यहाँ दे रहे हैं। और उसके साथ साथ एक जो डेटा है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, सीटों को लेकर जो बात हम कर रहे हैं। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो अंतर है वो 5000 से भी हमें कम नजर आता है। वो कौन सी सीटें हैं उस पर आपको हम यहाँ लेके चलेंगे, बता देते हैं किस तरीके की जो सीटें हैं उन पर अंतर फिलहाल अभी नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि 50 ऐसी सीटें हैं जिस पर 5000 से भी कम वोटों का अंतर है। ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से जो मामला है किसी भी तरफ जा सकता है। और इसमें वो कौन सी सीटें, देखिए जयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए, बीजेपी यहाँ आगे चल रही है, राव राजेंद्र सिंह है, जबकि कांग्रेस जो है वो पीछे है, अनिल चोपड़ा यहाँ से हैं फिलहाल। इसके साथ साथ जो दूसरी अन्य सीटें हैं उनकी भी हम बात करें, जयपुर ग्रामीण की आपने स्थिति देख ली, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बनासकांठा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो कांग्रेस है, गेनीबेन नागाजी ठाकरे जो हैं वो आगे हैं, लेकिन डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी जो हैं वो फिलहाल अभी हमें पीछे नजर आ रही हैं। और ये जो आंकड़ा हम कह रहे हैं, क्योंकि 5000 वोटों का जो अंतर है, हो सकता है अगले जो काउंटिंग रहती है जिस तरीके से अलग अलग चरण में, उसमें ये मामला कुछ और हमें नजर आए। और इसके अलावा ऐसी और भी कई सीटें हैं, खासतौर से कूच बिहार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जगदीश चंद्र वर्मा जो हैं वो फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं, बीजेपी जो है पीछे है, निशित प्रामाणिक जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5000 जो वोट्स का अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से जैसे जैसे काउंटिंग अगले चरण में बढ़ती जाएगी, इसमें भी बदलाव हम देखेंगे। कोपल की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल यहां आगे नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी पीछे है। और लगातार हम यही कह रहे हैं, क्योंकि करीब 50 से 60 सीटों की अगर बात की जाए तो इनमें ये बड़ा उलटफेर नजर आ सकता है। आंवला की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र कश्यप जो हैं बीजेपी से वो आगे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ये जो कम वोटों का अंतर है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है। जो फेरबदल की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे जो परिणाम में तब्दील होंगे, इसके साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं सोनीपत सीट की भी अगर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ बीजेपी फिलहाल आगे है, मोहनलाल बड़ौली जो हैं वो आगे हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस जो है, सतपाल भंसाली जो हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो कांटे की होती नजर आ रही है, रोमांचक मुकाबला जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट की, ये काफी चर्चित सीट रही है, क्योंकि अरुण गोविल बीजेपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है, जबकि सपा से हम बात करें तो सुनीता वर्मा जो कि एनडीए से हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ भी जो अंतर है बहुत ज़्यादा नहीं है, 5000 जो हम कह सकते हैं वोट है उसका सिर्फ अंतर यहाँ नज़र आ रहा है। और कब ये अंतर घटने लगे, बढ़ने लगे, इसमें कुछ भी कहना अभी के लिए असंभव होगा। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। बेगूसराय की अगर बात की जाए, ये सीट भी काफ़ी चर्चित, और यहाँ बीजेपी से गिरिराज सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, वो फिलहाल अभी ज़रूर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि सीपीआई के अवधेश कुमार राय जो हैं वो हम उनको आगे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जो अंतर है आप देख सकते हैं, 5000 से भी कम वोटों का ये अंतर है, बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, 5000 वोटों का अंतर है, जो कि माना जा रहा है कि काउंटिंग का जो अगला चरण होगा उसमें शायद तस्वीर ये बदल जाए। और इसके साथ ही चंदौली की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एसपी के बीरेंद्र सिंह जो हैं वो आगे हैं, बीजेपी के डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये ऐसे चेहरे हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि कहीं ना कहीं जनता में जिनका हमने देखा था विश्वास नजर आता था, लेकिन फिलहाल 5000 जो वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। दोराहरा की अगर बात की जाए तो एसपी यहाँ भी आगे नजर आती है, आनंद भदौरिया, जबकि अगर हम बात करें रेखा वर्मा की तो ये फिलहाल पीछे यहाँ पे चल रही हैं, और ये अंतर 5000 से भी कम वोटों का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी करीब अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो सीटें हैं खासतौर से ये करीब 50 से 55 सीटें इस तरह की हैं जिन पे लगातार जो अंतर है वो कम यहाँ बना हुआ है, जो कि निर्णायक भी हो सकता है। जैसे जैसे अब आंकड़ों में परिवर्तन हो रहा है और जो हमारे दर्शक हैं वो लगातार डीडी न्यूज़ पे इस महा कवरेज को देख भी रहे हैं।
चलिए मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी तस्वीर हमारे सामने रखने के लिए। तो जाहिर है कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की और करीबी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से भी। करेंगे उस खबर का भी रुख, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। इस वक्त की टैली दिखा रही है कि 233 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है, 291 सीटों पर NDA आगे चल रही है। हालांकि 61 सीटों का नुकसान, लेकिन 291 सीटों के रुझान के हिसाब से आगे चलने का मतलब ये भी है कि सीटें बनाती, केंद्र में सरकार बनाता नजर आ रहा है NDA। तो ऐसे में बहुत से ऐसे सीटें, हमने राजनीति की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात कर रहे हैं, नतीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर की बात जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अवधेश जी, जब जम्मू कश्मीर की बात की जाती है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस बार भारी तादाद में वोटिंग हुई। खासतौर पर अगर हम अनंतनाग, राजौरी की बात करते हैं, बारामूला की बात करते हैं, बड़ी तादाद में जनता बाहर निकल कर आई। लेकिन अवधेश जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही सीटों से जो दिग्गज चेहरे थे, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये पीछे चल रहे हैं इस वक्त। क्या ये भी जनता के मत का कमाल है, क्योंकि अब बदली हुई राजनीति का संकेत देते हैं ये रुझान? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में ये दोनों पार्टियां तभी जीतती थी जब वहाँ वोट जो है 8%, 10%, 15%, 20% हो रहा था। वोट बढ़ने का मतलब है कि जनता इनको हटाने के लिए आई थी कि जो स्थापित परिवार हैं वहाँ, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के भी लोगों के आंखों में धूल झोंका, देश के आंखों में लोग धूल झोंका, और केंद्र में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको ब्लैकमेल करके अपने को शासन में बनाए रखा है, और राज्य की दुर्दशा के यह उनको हटाया है। इसलिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और फलाना उसमें आगे बढ़ रही है। तो जम्मू कश्मीर में 370 हटने का प्रभाव व्यापक रूप से दिखा है। जिन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था वो मतदान करने आए हैं। DDC के इलेक्शन में वहाँ परिणाम आए हैं, उससे वहाँ काम हुए हैं। यही तो बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए इस सरकार ने ऐतिहासिक रूप से, जो जनता को दिल से स्वीकार था, जो दूसरे हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसके बावजूद अगर इस ढंग के परिणाम आ रहे हैं कि भाजपा को एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ा है अपनी जगह, तो इसका कारण कोई ये कह दे कि भैया हम तो मोहब्बत बांटने गए थे उसके कारण हो गया, और ये संविधान खत्म कर रहे थे उसके कारण हो गया है, इनके खिलाफ अग्निवीर के कारण विद्रोह था छात्रों का उसके कारण होगा, इससे आप उसका नहीं कर सकते थे। अगर वो विद्रोह था तो वो विद्रोह दूसरे राज्यों में भी दिखना चाहिए था जी। तो ये एक ऐसी मतलब ये चुनाव ऐसा है जिसका थोड़ा ठीक से विश्लेषण करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा समय वो विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के उसकी दृष्टि से कि उसके मतदाता उसको क्यों वोट देते थे, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा विश्लेषण अधूरा रहेगा। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गोपाल कृष्ण जी, क्योंकि ये पहले कांग्रेस या विपक्षी दल बीजेपी पे आरोप लगाते थे कि साहब आप लोग सोशल मीडिया के मास्टर्स हैं, इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने में आपकी महारत है, लेकिन अभी आप ही इस बात को कह रहे थे कि साहब कांग्रेस ने फेक नैरेटिव गढ़ा और उसकी वजह से वोटरों में एक भ्रम फैला। तो ये तो आपका एक पिच था जिसपे आप बेहतरीन से खेलते थे, अब आप उनके लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? गोपाल जी। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने अकेले ये नैरेटिव खड़ा किया। कांग्रेस, अपोजिशन सब ने मिलके और उनके साथ जो कोई ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारी फोर्सेस थी जो भारत में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत खड़ा हो गया था, चाहे वो चीन को लेके हो या पाकिस्तान को लेके हो या इवन जो यूक्रेन रशिया के वॉर के बीच में भी भारत के हित को मजबूती से खड़ा
प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने जो स्टैंड लिया हो, वह कोविड के समय में जो वैक्सीन के लिए वैक्सीन वॉर के रूप में जिस तरह से पेटेंट वगैरह के ऊपर वैक्सीन का वॉर हुआ था, तो यह ग्लोबल नैरेटिव्स, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब लोगों ने मिलकर एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश किया, जो कि कहीं ना कहीं कंड्यूसिव नहीं थी। और जब वो बोलते हैं कि ये जो जिस तरह के प्रॉमिसेस कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं जी, क्या वो पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो उस सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। और ये जो बाकी भी यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, कुछ चीजें जरूर वो भी है। और भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्लेषण तो करती है, चाहे जीत हो या हार हो। हम कभी ये नहीं कह रहे कि आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे। जमीन से जुड़े रहने के लिए जमीनी विश्लेषण बड़ा जरूरी है और ये सार्वजनिक जीवन की एक मजबूरी भी कहा जा सकता है। अनंत विजय जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। अनंत जी, मैं कर्नाटक पे आपसे एक कमेंट चाहूंगा, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस 10 सीटों पर मौजूदगी दिखा रही है, 16 पर बीजेपी है और 2 पर जेडीएस, यानी कि 18 एनडीए के खाते में, 10 जो है कांग्रेस के खाते में। तो ये एक टैली है। तो वोट शेयर की अगर बात की जाए तो बीजेपी 44% है, कांग्रेस 45% है और जेडीएस के हिस्से में 8% आता है। कांग्रेस का अगर देखें 45%, तो जेडीएस और बीजेपी का ज्यादा है। बावजूद उसके सीटें में एक बड़ा अच्छा खासा अंतर दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से आप इस बात एनालिसिस करते हैं? और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण, हम टैली भी लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए अलायंस, किस तरीके से एनडीए अलायंस अपना प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। अनंत जी, देखिए, कर्नाटक की स्थिति थोड़ी अलग है। कर्नाटक में अभी हाल में विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जो गारंटियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उन गारंटियों की वजह से, लेकिन अगर आप याद करिए तो कल ही परसों डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया था कि वो 19 सीटों पे जीत रहे हैं। 19 सीटों पर न जीत के वो 10 सीटों पे सिमट गए। और जबकि अभी खरगे जी ने जो एक बैठक बुलाई थी, ऑनलाइन मीटिंग, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 20 सीट जीतेंगे। तो खरगे जी ने उनको कहा कि अगर आप 20 सीट जीतोगे तो मैं खुद माला पहनाने आपको आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो माला तो यहीं रह गया, वो 10 पे सिमट गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने आपस में समझौता किया, उससे उसके वोट परसेंटेज को हमें देखना होगा। कांग्रेस पार्टी अभी विधानसभा चुनाव मैं आपको दिखा रहा हूं, राम मंदिर का इफेक्ट आपको दिख रहा है। तो आपको लगता है कि हम जब उत्तर की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां से लेकर दक्षिण तक कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक बड़ा एक प्रभाव देखने को मिला है। इस पूरे चुनाव को लेकर, राम मंदिर को लेकर लगातार चर्चा हुई है दोनों तरफ से। आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला, इस पर किस तरह से देखते हैं? राम मंदिर का हम चाहेंगे ग्राफिक्स फिर से आ जाए, मुझे लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा ठीक से जनता तक पहुंचा नहीं पाई। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अकेले अपने कंधे पे लेके पूरे दक्षिण भारत में राम मंदिर के मुद्दे पर, वहां से जुड़े स्थानों पर, वहां से जुड़े धार्मिक स्थलों पर प्रतीक चिन्हों को लेके आगे बढ़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के असल में दिक्कत क्या इस बार हुई कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो सब मोदी भरोसे रह गए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कोई काम, मैं जितनी जगह गया सब लोगों ने कहा डैश 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 मजबूरी है। मतलब मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का नाम जोड़ दीजिए, वो मजबूरी है, मोदी जरूरी है। और ये जो नारा था और ये जो नैरेटिव था, यही परिलक्षित हो रहा है। मुझे लगता है आपकी बात का कंक्लूजन निकालें ममता, जरा सा कि आपकी बात का कंक्लूजन निकालें तो ये पूरा जो भी नंबर्स हैं ये अकेले मोदी जी के दम के हैं, बाकी अपने कैंडिडेट वाले नहीं है। मतलब ये आप बड़ी एक लाइन दे रहे हैं। अब जी आप क्या इससे सहमत नजर आएंगे? लेकिन यहीं पर जो अभी हमने आंकड़ा दिखाया था, मेरठ का हम दिखा रहे थे, वहां से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को भुना नहीं पाई भाजपा, तो अरुण गोविल को भी मेरठ में, हालांकि पिछली बार भाजपा मेरठ से मात्र 4000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार अरुण गोविल को वहां लाया गया। और ये इस बात का संकेत लेते हुए कि रामायण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका प्रभु राम की निभाई, तो उसको देखते हुए। लेकिन ये जो बात कही, तो मेरठ की सीट ऐसी है ममता जी कि वहां अभी कोई 3000 से आगे हो रहा है, कोई 4000 से पीछे हो रहा है। इतना ही अंतर, तो इतना अंतर बना हुआ है मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अंत में आप देखेंगे कि मेरठ से अरुण गोविल की जीत होगी, क्योंकि वो लगातार, वो जो मिसेस वर्मा शायद वहां से कैंडिडेट है, वो कभी पीछे हो जाती है तो कभी 3000 से आगे। अभी जैसे 3000 से अरुण गोविल आगे
हो गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से। फिर जैसे ही हम लोग बात करते हैं फिर एक दूसरा राउंड खुलता है, कोई दूसरा आगे हो जाता है। तो अब देखिए कि प्रभु श्री राम के देखने को मिलेगा। अरुण गोविल में अयोध्या आंदोलन का, राम जन्मभूमि का कुछ दिखाई देता था क्या? छवि है उनकी वहाँ के लोगों की। बस उन्होंने कब लड़ा चुनाव, अच्छा लाए कब? अगर 22 जनवरी को लाना था उनको 22 जनवरी को लाते। अयोध्या से लड़ाया जा सकता था उनको, ला करके उनको आप मेरठ से लड़ा रहे हो, भी लास्ट में ला रहे हो। बहुत बेहतर सलाह है आप इस वक्त नहीं हम सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे अवधेश जी, मैं इस पॉइंट पे आपकी कमेंट चाहूंगा। नहीं देना था वो देते जो लेना चाहे ले लेंगे। ये जो आनंद जी ने एक बात कही थी वो महत्वपूर्ण है कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, क्या ये अकेले प्रधानमंत्री मोदी की दम पे लाए हुए नंबर्स हैं? बाकी जो एक सहयोग पूरा पार्टी का, प्रत्याशियों का, सहयोगियों का मिलता है, उसमें ज्यादा कमी रहेगी। इसको आप नहीं देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री ने अपना लीडरशिप तो लास्ट में दिखाया था। 2 चरण के बाद जिस ढंग से उन्होंने नए सिरे से एक प्रकार से अयोध्या गए, चुनाव प्रचार शुरू किया, पूरी जान लगाई, क्योंकि उनको संकेत तो मिल रहा होगा कि क्या स्थिति है। तो प्रधानमंत्री का नाम, उनके काम सब तो दम पर थे ही, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। लंबे से संगठन काम किया हुआ संगठन है, उसका आधार है, उन सबके प्रतीक प्रधानमंत्री है। उन्होंने लीडरशिप दिखाई और ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने अपना नेतृत्व ठीक से नहीं दिया होता और इतनी जान नहीं लगाते तो शायद भाजपा इतने पर भी नहीं। अच्छा ये बताइए, एक मिनट 10 सेकंड दे दीजिए। चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं, हम तो सब बड़े हो गए, अब उनकी जरूरत नहीं, आप तो बूढ़े हो गए, आप घर में रहिए। और किसी ने खंडन नहीं किया। देखिए सवाल है कि आप अध्यक्ष को तो आप कटघरे में क्या आवश्यकता थी? पब्लिकली इस बात को नहीं कहा देखिए, संघ कभी खंडन नहीं करेगा। मैं जितना संघ को जानता हूं, संघ कभी खंडन मंडन में पड़ता नहीं है। उन्हें जो संदेश देना होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को अपने तंत्र के हिसाब से दे देते हैं। वो सार्वजनिक रूप से कि बयान का मैं खंडन करता हूं ये नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किसी प्रकार का मुझे लगता है कि वो लिपापोती की कोशिश नहीं हुई। यही स्थिति यही स्थिति वाजपेयी सरकार के समय थी। आडवाणी, आज लोग भूल जाते हैं, आडवाणी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, बीजेपी को छोड़ देना चाहिए, वो सांस्कृतिक काम करे, राजनीतिक काम करने दे। वो सब सिद्ध उस समय भी चला था और उसके परिणाम दिखाई दिए थे। तो बीच चुनाव में अगर अध्यक्ष पता नहीं कैसे बोल गए, वो बीच चुनाव में उनसे सवाल करता है, बोलते हैं, तो वो हो सकता है उनका भाव कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर मान लीजिए 5% कार्यकर्ताओं में इधर उधर जा रहा हो चुनाव में, तो उसका असर तो पड़ जाता है ना। चलिए देखिए, आप एक सवाल गोपाल कृष्ण जी आपसे लेना चाहेंगे इसी सवाल को, क्योंकि इस बार हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और इस बार विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया, ये सोचकर कि जहां कमजोर हैं हम, वहां पे हमारे ये दल जो है, इनका प्रभाव हमें फायदा दे सकता है। आपने चेहरे बदल डाले, आपने बाहर की पार्टी से लाए हुए लोगों को भी टिकट दिया और छोटे छोटे दलों के साथ उनको साथ लेकर आपने रणनीति भी बनाई। लेकिन ये सभी जो रणनीति लेकर आगे बढ़े, क्या ये इसीलिए सवाल उठ रहा है यहाँ स्टूडियो में, क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए बाकी सब मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या बाकी सब कारक हैं जो कमजोर रह गए? गोपाल कृष्ण जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो वर्तमान में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो आउटकम है सभी फैक्टर्स का, और उसको आप नेगेटिव कहो या पॉजिटिव, ये तो अलग एनालिसिस की बात है, आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आउटरीच का काम किया, छोटे छोटे सभी दलों को साथ में लेके एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस विजन को लेके चले कि हम भारत को एक मजबूत विकसित राष्ट्र के रूप में आने वाले समय में खड़ा करेंगे, तो उसमें सभी को साथ में लेके चलना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कार्यान्वित करने का काम किया है। अभी देखिए, एक नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली बताऊं जो चलता था कि बीजेपी एंटी मुस्लिम्स माइनॉरिटी है। अब सरकारी योजनाओं का पिछले 10 साल का आप डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोगों को जो लाभ मिला, उसमें जो पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग, तो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? गोपाल जी सवाल यही उठा है, वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? बाद में विश्लेषण करिएगा, अभी टीवी पर तो बता ही दीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग इसी समय विश्लेषण कर रहे हैं। अवधेश जी आपसे सवाल कर रहे हैं इस बात के लिए। गोपाल जी, अवधेश जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा था बहुत ध्यान से। कई चीजें, फैक्टर्स आपने कही है जिसमें जिसको भी आत्मविश्लेषण के लिए
भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जरूर पॉइंट होंगे और हम करते भी हैं। जीत होता तब भी आत्मविश्लेषण करते हैं, और कम जीत होगी, सरकार तो हमारी बन रही है, फिर भी कम अगर वोट आते हैं तो उसके लिए कम कैंडिडेट आते हैं तो उसका भी विश्लेषण होगा। लेकिन बात जो वर्तमान परिस्थितियों को, नैरेटिव्स को चला के, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने जो पिछले नैरेटिव्स को लिया, उसके पहले जो विकास का जो मार्ग 10 साल में प्रशस्त किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके ऊपर चर्चा कम की। अब अगर आप देखें तो 2023 से पूरा 9 साल जब पूरे हुए थे और इस 1 साल में पूरी तरह से विकसित भारत की कैंपेन को लेके चले थे, तो सब चीजों को लेके चलते कंक्लूजन होता है, लेकिन कोई एक फैक्टर न जीत का कारण होता है न कम जीत का कारण होता है, कोई एक फैक्टर पॉलिटिक्स में नहीं होता। अब आप देखिए ना, उड़ीसा में हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, आंध्रा में अच्छा परफॉर्मेंस है, केरला में हम आगे बढ़ गए, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर हम ले सकते हैं कि लोगों के अंदर कई बार लिथार्जी हो जाती है, सोचते हैं कि चेंज करना है। कई लोगों ने ये भी कहा कि 400 पार के नारे को वो उसके कारण भी लोगों में लिथार्जी आ गई। तो सभी तरह की चीजें होती हैं जिनको क्यूमुलेटिवली देखा जाता है, लेकिन जनता का अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जनता का स्नेह, समर्थन और विश्वास मोदी जी में अटूट था और आगे भी मुझे लगता है कि उस विश्वास के साथ हम मजबूती से आगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी इस पे बात कर लेते हैं। बन रही है और इसीलिए ये जश्न की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते हुए, हम चाहेंगे कि इसका ऑडियो भी आप अप करें ताकि ढोल नगाड़ों की आवाज़ दर्शकों तक पहुंचे। भाजपा के अलग अलग जगहों पर, कार्यालयों पर इस वक्त ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। वैसे खबरें तो पहले ही आ रही थी, आरएनजी की लड्डू बनने शुरू हो गए थे और सरकार केंद्र में इस वक्त के रुझानों के हिसाब से एनडीए की ही बनती नजर आ रही है। जी अवधेश जी, मैं आप पे का कमेंट चाहता हूं मध्य प्रदेश को लेकर। क्या वजह है इन तमाम प्रकार के नैरेटिव और सारी बातों के बीच में 29 सीटें बीजेपी के फिलहाल अभी जाती नजर आ रही, सारा क्लीन स्वीप। महत्वपूर्ण चीज ये कि 60% वोट शेयर दिखाई पड़ रहा अभी, तो ये इंटैक्ट होना इन तमाम अन्य राज्यों की हम चर्चा के बीच में, उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा? विधानसभा में भी वैसे ही 167 सीटें आई थी, 58% करीब वोट था। तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस रही ही नहीं, सारी कांग्रेस को, आधी से ज्यादा कांग्रेस को भाजपा ने दिग्विजय जी लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी तो जिला जिला में बीजेपी के अंदर चली गई थी। तो जब पार्टी अंदर चली गई है तो वहां से वहां बदलाव का कोई प्रश्न नहीं था। अच्छा, वहां के कार्यकर्ताओं का जो असंतोष था, मान लीजिए जो कार्यकर्ताओं का असंतोष था, वो तो तब प्रकट होता जब विपक्ष का वहां कोई सशक्त जो है लोग खड़े दिखाई देते। वो नहीं हुआ है। ये मत मानिए कि वहां के कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं था, असंतोष था, लेकिन चूंकि भारी संख्या में आपने विधायकों के पहले टिकट काट दिए, मुख्यमंत्री को वहां बदल दिए, वहां के केंद्रीय नेताओं को विधानसभा में चुनाव लड़ा दिया, तो काफी हद तक उसको कम किया गया। और वहां का प्लस रहा कि वहां कोई गठबंधन नहीं होने के कारण भी एक बड़ी ताकत गई है। तो नया सीएम और मामा, ये इक्वेशन को लेकर भी बहुत चर्चा नहीं, मामा को टिकट दिया, मामा ने विद्रोह नहीं दिखाया, मामा ने गुप्त रूप से बैठकें नहीं की कि हमको इसको हटाना है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे भी बैठकें हो रही थी भाई, उत्तर प्रदेश में तो कई समूह बने हैं जो जोगी जी के कारण जो है हमारे अंदर असंतोष है, इनको कैसे किया जाए, दूसरे राज्य में भी हो जाते हैं, तो उन सबका परिणाम होता है। मध्य प्रदेश में एमपी में वो नहीं था, एमपी में नहीं था। हालांकि राजस्थान में, मतलब राजस्थान में भी ये सब चीजें हुई है, उसका असर दिखाई दे रहा है। राजस्थान में आंतरिक गुटबाजी नहीं होती, राजस्थान में आंतरिक कारण के उन्होंने इशारा किया। देखिए, छोटे नेताओं को उभारिए, लेकिन बड़े नेताओं को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारी क्षमता को नकार करके, हमारी अनदेखी करके, हमको अपमानित करके आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं जो शायद हमारे इतना योग्य नहीं है। ये भाव उसके अंदर नहीं पैदा होना चाहिए। ठीक है अनंत जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश को लेकर हमें कुछ और तरीके से समझने की जरूरत है इन आंकड़ों को लेकर, क्योंकि वहां पे अभी भी 2019 का प्रदर्शन बदस्तूर कायम है, 60% वोट शेयर दिखाई पड़ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी की, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहाँ कार्यकर्ता या स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से मुझे लगता है वहाँ काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ के कार्यकर्ता, वो मैंने देखा है स्वयं कि वो अपना पैसा लगा के पार्टी का काम करते हैं। तो ये डिवोशन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में है, ये जो प्रेरणादायी नेतृत्व वहाँ, और इसके लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मतलब
की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी नहीं, वो प्रेरणा उनकी आती है कि वहाँ लोग अपने पैसे से गाड़ी में पेट्रोल भरवा के दीवानगी की हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न सिर्फ प्रचार करते हैं बल्कि उनके नेताओं के पक्ष में दूसरे लोगों को भी आने की के लिए प्रेरित करते हैं बीजेपी के लिए। हाँ, मतलब वो सफल प्रयोगशाला रही है। एकल विद्यालय है आदिवासियों के में, तो वहां पर जिस प्रकार से काम हो रहा है वो काम, और ये थोड़ा बहुत राजस्थान में भी दिखता है, लेकिन राजस्थान में पार्टी की जो आंतरिक कलह है वो उनको मार देती है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि वो आत्म मंथन होगा, आत्म मंथन की अब मुझे लगता है इस समय भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ओपनिंग रिमार्क्स में जी एक मिनट, हरियाणा के ऊपर भी कमेंट चाहूंगी। 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार 5 कांग्रेस ने छीन ली हैं। वोट शेयर में भी ज्यादा फर्क नहीं है, बीजेपी के 40 के ऊपर है, लेकिन कांग्रेस का भी लगभग 44.5 तो है। बड़े कारण की वजह, मैं जब हरियाणा में था तो बीजेपी के लोग जो मिलते थे वो बोलते थे कि पहले मोदी जी ने हम पर खट्टर को लाद दिया, अब लाके हमको सैनी को लाद दिया, अब ये हमारा नेता, हम लोग कोई काम लेके जाते हैं, कोई काम न सुनता है न कोई करता है। यहां तक कि जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, 2 लोग मुझे मिले तो वहां से फोन आ जाता है कि ये काम ऐसे नहीं होगा, ऑनलाइन में भी घूस देते हैं तब काम होता है तो नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हुआ, वहां मैं मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां के कार्यकर्ताओं में, मुझे पहले नहीं पता, अनिल विज की जबरदस्त लोकप्रियता है कई जगह। मतलब ऐसे मुझे 7-8 जगह लोग बोलते थे बीजेपी के कि अनिल विज के यहाँ कोई काम लेके जाते हैं तो उसी समय फोन होता है, काम करने के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, इन दोनों के नेता के यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। तो वहां भी जो है ना, हरियाणा सरकार के विरुद्ध बीजेपी का इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी भी रही है वहां। और बाकी जो नैरेटिव हो रही है, हम तो शुरू में जब घुसे सोनीपत में तो किसी से पूछते किसको वोट देंगे तो कांग्रेस को दोगे, पिछली बार किसको दिए तो बीजेपी के, नहीं सर इस बार तो नहीं देंगे इनको, इन्होंने जो है हरियाणा में हम लोगों को जो है मार दिया है, इसको तो वोट नहीं देना है। और उसका बहुत बड़ा कारण नहीं बताते, तो काफी संख्या में ऐसे लोग बोलते चले गए। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब तो ये मामला जो है पलटता एकदम बिल्कुल सामने। हरियाणा में वो एक तरीके से नाराजगी ममता पहले भी कहीं बातों में दिखाई भी पड़ रही थी। हम एक बार रुख करते हैं हमारी सहयोगी ऋतु का। ऋतु, समझाएंगे इस वक्त अभी तक जहां आंकड़े पहुंचे हैं उसके बरक्स स्थिति देश भर में क्या है और कैसे 2019 से इतर इस बार के आंकड़े। ओवर टू यू ऋतु। नरेंद्र और ममता, जिस तरह से आप लगातार अभी के रुझानों पर बात कर रहे हैं और उन रुझानों के कारणों पे तो एक नजर डालते हैं। अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं 2014 और 19 में भी एनडीए और यूपीए गठबंधन जो 14 और 19 में था, 24 में आते आते वो इंडिया ब्लॉक के रूप में आ गया है। सामने आइए एक नजर डालते हैं। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 290 दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को, वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 रुझान पे आगे दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में 19 है। इसी की तुलना अगर 14 और 19 से आप करेंगे तो पहले 14 को देखते हैं। 14 में एनडीए गठबंधन के पास 336 सीटें थीं, वहीं यूपीए गठबंधन के पास 30 सीटें थी और अदर्स के खाते में 147 गई थी। ये बढ़ के 2014 से एनडीए की जीत और बड़ी जीत दिखाई दी थी, जिसमें 351 हो गए थे भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की सीटें। उसी के साथ 19 में वो बदल चुके थे, लेकिन इस समय हम पहले चरण के आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का जो चुनाव हुआ वो 102 सीटों पे हुआ और 102 सीटों में पहले चरण में एनडीए के पास अभी तक 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए आगे चल रही है, 62 सीटों पे इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है और अदर्स 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसी की तुलना अगर हम इन्हीं 102 सीटों की करें, 2014 में 52 सीटें थी एनडीए के पास, जिसमें 102 में से आगे चल रहे थे। यानी कि अगर आप इसकी तुलना आज के चुनाव से करेंगे तो इसमें 35 सीटें यहाँ पे भी कम है। 52 से कम होके 19 में 47 हुई थी, 47 से कम होके 35, तो तकरीबन 10 से 12 सीटों का फर्क अभी भी पहले चरण के में दिखाई दे रहा है। यूपीए जो 2014 में थी 102 में से मात्र 8 सीटें थी, लेकिन 19 में ये 42 सीटें हैं। और आइए अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में कुल जितनी सीटें थी उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस समय 50 सीटों पर आगे चल रही है, 36 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रही है। कुल 87 सीटें थी जो दूसरे चरण की थी। पहला, दूसरा, तीसरा चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, जहां से ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो नया गठबंधन किया उस गठबंधन का एक असर दिखाई देगा, लेकिन वो असर कितना दिखाई दे रहा है जमीन पे, इसकी तुलना के लिए अगर 19 देखते हैं तो असर उतना नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 19 में इन्हीं 87 सीटों पे 60 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। हालांकि 19 में आरएलडी साथ नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के साथ।
वही अगर 14 की हम तुलना करें तो 14 में 46 सीटें थी, यूपीए के पास 19 में 22 सीटें थी इन 87 सीटों में से, और 14 में यूपीए के पास 26 सीटें थी। अदर्स के खाते में 15 सीटें गई थी इन 87 सीटों में से। तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे चरण की 94 सीटों में से, और तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते कुछ राज्यों की तो सभी सीटें एक तरह से निपट चुकी थी, लेकिन 94 सीटों में आज का जो अभी तक का रुझान आ रहा है उसमें 64 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। इंडिया ब्लॉक 28 सीटों पे है, अदर्स के खाते में 2 गई है। इसकी तुलना यहाँ पे भी नुकसान ही इस समय एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रहा है रुझानों में, क्योंकि 19 में इन्हीं 94 सीटों में से 80 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। यूपीए के खाते में, क्योंकि 19 में इंडिया ब्लॉक यूपीए के नाम से था, 7 सीटें थी। 2014 में एनडीए के खाते में 72 थी। 14 के तुलना में 19 का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखाई देता है, और यूपीए और एनडीए गठबंधन दोनों में दिखाई देता है, क्योंकि यूपीए की जो 15 सीटें थी, माफ करिएगा 19 में यूपीए की 7 सीटें हो गई थी, तो यूपीए के गठबंधन पे लगातार नकारात्मक असर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहीं एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए था 19 में। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की, तो चौथे चरण की ये 96 सीटें हैं। इन 96 सीटों में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ इस समय आगे है। 19 में ये 46 सीटों पे था, तो इसका मतलब चौथे चरण की जो 96 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने तमाम गठबंधन साथियों के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। 2014 में इन्हीं सीटों पर 60 सीटों पे जीत दर्ज की थी। अगर इंडिया ब्लॉक की हम बात करें तो 2014 में इन 96 सीटों में से मात्र 3 सीटें थी, 2019 में 8 सीटें मिली थी, और आज काफी बढ़त बनाए हुए है इंडिया ब्लॉक, तकरीबन 30 सीटों पर आगे है। 5 के खाते में अदर्स हैं, और अदर्स का आंकड़ा अगर हम देखें तो 19 और 14 में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा था इन 96 सीटों पे। 2019 में 42 अदर्स कैंडिडेट्स जीत दर्ज किए थे, और 2014 में 33। आइए रुक करेंगे 5वें चरण का, देखते हैं कि 5वें चरण की सीटों पर अभी तक के रुझानों में किस तरह के एक तरह से जीत और हार के आंकड़े या बढ़ते हुए उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। 49 सीटें थी 5वें चरण की, जिसमें से एनडीए गठबंधन अभी 26 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 21 सीटों पर आगे है, 15 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में बढ़त बनाए हुए है। एनडीए को 14 सीटों पर एक तरह से पीछे चल रहा है इस समय इन 49 सीटों पर। अगर इसी की तुलना हम 5वें दौर के 2019 के आंकड़ों से करें तो 41 सीटों पर आगे थी। इसका मतलब कि 41 सीटों पे आगे का मतलब आप समझिए कि अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 5वें चरण में भी इन 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन के साथ अभी तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं शुरू हुए हैं। छठे चरण पे आइए रुक करते हैं। छठे चरण में जो सीटें थी उनकी संख्या थी 58 सीटों पर। 36 सीटों पर इस समय एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। यही एनडीए गठबंधन इन्हीं छठे चरण में 2019 में 45 सीटों पर था, 2014 में 39 सीटों पर था। तो जो 45 सीटें थी उससे कम होती अभी दिखाई दे रही हैं। 36 सीटें हैं, 8 सीटों का नुकसान इस चरण में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी शुरुआती आंकड़े हैं। इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो इन्हीं 58 सीटों में से 22 सीटों पर इस समय इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। छठे चरण की बात करें तो 58 सीटें हैं इसी में। 2014 की अगर हम बात करें तो यूपीए को मात्र 1 सीट मिली थी, लेकिन आज 21 सीटों पर आ गया। तो 14 से 19 एक सीट पे मात्र था, लेकिन 21 सीटों की बढ़त, एक बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है इन 58 सीटों पे। आइए 7वें चरण की बात करते हैं। चरण दर चरण इसलिए समझना भी आसान हो जाता है, तुलना करना आसान होता है, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कई जगह पे आमने सामने है, कई क्षेत्रीय पार्टियों का दाव है। 7वें चरण की अगर बात करें तो इसमें 57 सीटें थी। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आगे चल रही है। हालांकि ये भी नुकसान है, क्योंकि 19 की अगर आप तुलना देखेंगे तो 19 में 32 सीटों पे एनडीए गठबंधन इसमें आगे था। 19 और 14 का टैली ऑलमोस्ट एक है। 14 में भी 32 सीटों पर आगे था, बरकरार रखा था 19 में अपनी जीत को 32 सीटों के साथ, लेकिन यहाँ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अभी तक के जो रुझान मिल रहे हैं उसमें 21 सीटों पर आगे है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इन 57 सीटों में से 32 सीटों पे आगे। इसमें इंडिया ब्लॉक को काफी बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि 19 में मात्र 9 सीटें थी इन 57 सीटों में से, जिसमें जीत दर्ज की थी। इसी के साथ आइए बात करते हैं 8वें चरण का।
छठा, सातवां, आठवां और 9वां चरण बेहद महत्वपूर्ण है। माफ करिएगा, 7वें चरण तक का चुनाव था। 7वें चरण के चुनाव में अगर 7वें चरण की हम बात करें तो इसमें 57 सीटें हैं और इसमें 9 सीटें यूपीए को मिली थी 2019 में और 32 सीटों पर इस समय आगे चल रहे हैं। तो ये आपको दिखाई देता है कि किस तरह से चरण दर चरण बढ़ते हुए शुरुआती 2-3 चरणों में एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखाई देती है या अपनी सीटों को बचाते दिखाई दे रहे हैं रुझान में, लेकिन जैसे ही आप 5वें चरण से आगे बढ़ते हैं उसमें फिर एक बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रहा है। इंडिया ब्लॉक 5वें, 6ठे, 7वें चरण में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अभी तक के रुझान है। अगर हम चरण की तुलना करें, एक बार फिर वापस चलते अपने सहयोगी अरेंद्र और ममता के पास। बहुत शुक्रिया रितु, और विस्तार से समझाने के लिए 2014, 2019 से लेकर 2024 तक की स्थिति क्या। हम ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले एक छोटे से आंकड़ा इसी में आगे बढ़ा दूं, क्योंकि जो टैली है जो अभी रितु ने समझाई उसमें मौजूदा स्थिति में जो एनडीए अलायंस है उसमें 299 के आसपास आंकड़ा कहीं जा रहा है और 244 सीटें बीजेपी है। जो एनडीए अलायंस की हम बात कर रहे हैं, टीडीपी के पास 16, जेडीयू 15 और शिवसेना के पास 6 हैं और रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसमें 5 उनके पास है, एनसीपी के पास में 2 है। लेकिन इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो इसमें कौन से बड़े प्लेयर्स उभर के आए हैं उसमें देखा जाए तो कांग्रेस 93 सीटों पे है, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस 31 सीटों पर, डीएमके 21 सीटों पर और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 10 सीटों पर और एनसीपी जो शरद पवार की है वो 6 सीटों पर है और आरजेडी 3 सीटों पर फिलहाल सिमटती नजर आ रही है। हालांकि कुछ और भी पार्टियां हैं सर जी। जनसेना 2 ये भी बीजेपी के पक्ष में। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूं इस पे विस्तार से बात करेंगे, किसका सहयोगी ज्यादा असरदार साबित हुआ। इस पे बात हमारी जारी रहेगी। हमारे मेहमान भी कुछ खास नए जुड़ गए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।